अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये कहानी सुमैया रब्बानी ने हमें हिंदुस्तान से भेजी। इस कहानी का नाम है पुरस्रार कमरे का राज। इस कहानी का आगाज़ काफ़ी साल पहले की उस शाम से होता है जिस रात मैं अपने सरकारी काम के घर से बहरामपुर जा रहा था। ठहरिए, पहले आपको पस मंज़र से आगाह करता हूँ। मेरा नाम जमाल है। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकारी कामों के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर और एक जगह से दूसरी जगह मुझे अक्सर सफ़र करना पड़ता है। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त तरक्की का दौर दौरा नहीं था। आज की तरक्की के जदीद होटल नहीं थे। छोटी छोटी सराय नमा इमारतें थीं जिन पर लोग सफ़र के दौरान क़याम करते। पुराने मॉडल की कार जो शायद उस वक्त के हिसाब से नई थी, जिस पर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था कि शाम का अंधेरा फैलने लगा। मौसम सर्द और तेज़ हवाएं चल रही थीं। मंजिल अभी बहुत दूर थी। मैंने सोचा कि यहाँ पर किसी जगह रात बसर कर ली जाए। कुछ दूर एक कस्बा था। वहाँ एक पुराने ज़माने की शाही सराय थी जिसे उस कस्बे के वाहिद होटल का दर्जा हासिल था। मैं वहाँ पर रात क़याम कर सकता था, बस रात के लिए ठिकाना मुयस्सर आ जाए। यही सोचकर मैंने कार का रुख सराय की जानिब मोड़ दिया। सराय पहुंचा तो देखा सराय पुराने तर्ज की बनी हुई थी। साफ लग रहा था कि पुराने ज़माने की इमारत है। सराय में चंद एक कमरे थे जिनमें से अक्सर खाली थे। जाहिर है कोई ऐसी ख़ास जगह नहीं थी कि लोग वहाँ पर ठहरें। सिर्फ मेरी तरह के मुसाफिर, वो भी ज़रूरत पड़ने पर वहाँ ठहर जाते। सराय का माहौल मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। सराय का मालिक बड़ी खुश दिली से मिला और मुझे खुश आमदीद कहा। मेरे लिबास से खासा मरऊब नज़र आ रहा था। क्यों भाई, आपके पास कोई अच्छा कमरा है? मैंने संजीदा लहजे में पूछा तो वो बोला, जनाब आए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। उसने मुझे 3-4 कमरे दिखाए, मगर कमरे देखकर मैं मायूस हो गया। कमरों की हालत कुछ ऐसी नहीं थी कि मैं वहाँ रह सकता। साहब, यहाँ पर आपको खूब आराम मिलेगा, कोई शोर शराबा नहीं, आप आराम से रात गुजारें। वैसे भी ये कस्बा है, यहाँ शहरों जैसा शोर कहाँ। वो तो ठीक है, मगर क्या आपके पास इनसे कोई बेहतर कमरा मौजूद है? मैंने कहा तो मालिक गड़बड़ाकर मेरी तरफ देखकर बोला, हजूर इन्हें क्या है, इनमें क्या खराबी है? मैंने पूछा कोई बेहतर है तो बताओ। सराय का मालिक मेरी बात सुनकर बोला, हमारे यहाँ कमरा तो इनसे बेहतर मौजूद है, मगर वो इतना कहकर खामोश हो गया। मुझे उसकी चुप से बड़ी हैरत हुई। तो वो कुछ हिचकिचा कर बोला, जनाब हमारे पास इनसे उम्दा एक कमरा मौजूद है, मगर हम आपको वहाँ ठहरा नहीं सकते। मैं उसकी बात सुनकर हैरानी से बोला, क्यों भाई, क्या कोई ख़ास वजह है? तो वो कहने लगा, हजूर इस कमरे को मैंने काफ़ी अरसे से बंद कर रखा है। हम इस कमरे में किसी सामान को भी हटा नहीं सकते। कमरा हमने ख़ास तौर पर आप जैसे बड़े रईसों और सरकारी अफसरान के लिए बनवाया था। मगर इतना कहकर वो फिर खामोश हो गया। मैंने कहा, आप खुलकर बात करें। तो वो कहने लगा, बात कुछ लंबी है, आइए ज़रा बाहर चलकर बैठते हैं, चाय भी पिलाते हैं आपको और बात भी करते हैं। मैं थकावट के बावजूद उसकी बात सुनने की गर्ज से उसके साथ चल पड़ा। सराय के मालिक ने अच्छी सी चाय पिलवाई। चाय पीने के दौरान उसने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, मोहतरम दरअसल ये मेरी जद्दी पुश्ती जायदाद है। मेरे दादा परदादा के ज़माने से ये सराय हमारे ख़ानदान में चली आ रही है। मेरे बाप दादा को शाही इनाम में मिली थी। जो जगह मिली उसमें यह सराय भी शामिल थी। मुझे माल मता की कोई फ़िक्र नहीं, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए इस सराय को चला रहा हूँ। हमारी इस सराय में एक कमरा बेहद नफीस और आरास्ता है, तो फिर आप मुझे उसमें क्यों नहीं ठहराते? तो वो मेरी बात पर खामोश हो गया और चंद लम्हों बाद बोला, दरअसल बात यह है कि वो कमरा हमने शाही मेहमानों और आप जैसे बड़े आदमियों के लिए बनवाया था, मगर अब वो कमरा आसेब ज़दा है। मैं उसकी बात सुनकर जैसे कुर्सी से उछल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे? मेरी हैरत बरकरार थी। दरअसल मेरे दादा के ज़माने में हमारे यहाँ एक औरत काम करती थी
जो इस सराय में झाड़ पोंछ और देखभाल करती थी, जिसकी एक जवान बेटी थी। सबसे पहले उस जवान लड़की का कत्ल उसी कमरे में हुआ और उसके बाद जो भी इस कमरे में ठहरता वहां उसके लिए खौफनाक हादसात तैयार खड़े होते। जिस मुसाफिर को उसमें ठहराते आधी रात को चीखें मारता हुआ वहां से दौड़ने की करता। हम काफ़ी परेशान हुए, कुछ आमिलों से राब्ता किया तो पता चला वहां कुछ है। सोचा कि सराय को गिराकर नई बना दी जाए, मगर जब मजदूर काम शुरू करने लगे तो उनके साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए। कोई मजदूर अंधा हो जाता और कोई जुनूनी हरकतें करने लगता। गर्ज ये कि परेशानी हमारे सामने सर उठाए खड़ी थी। कुछ पीरों फकीरों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस जगह पर किसी जन्नात का असर है या कोई ऐसी चीज़ जो इस जगह पर किसी और को बसने नहीं देती, लिहाजा इसको इसी हालत में छोड़ दो। इन सब बातों का आगाज़ उसी कमरे से हो रहा था। पीरों ने हमें इस कमरे को मुस्तकिल बंद करके इसमें किसी को ना ठहराने का हुक्म दिया। जब से हमने कमरे को बंद किया उसके बाद से वाक़यात में बिल्कुल कमी आ गई और उस वक़्त से ये सराय पुरसुकून जा रही है। मैं सराय के मालिक की बात सुनकर अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया। तो गोया आप कह रहे हैं कि वहाँ पर ठहरने वाले कत्ल भी हुए? जी नहीं हुजूर, कत्ल तो नहीं हुए। कत्ल सिर्फ वही हमारी नौकरानी की बेटी हुई, इसके बाद किसी का कत्ल नहीं हुआ। मगर लोग चीखें मारते हुए बाहर निकलते, आधी रात को वो उठ बैठते। अंदर क्या था ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि इसके बाद वो गुमसुम हो जाते, दीवानावार वहाँ से भाग निकलते। तब से हमने उस कमरे को बंद कर रखा है। बाकी कमरे आपके सामने हाजिर हैं, आप इनमें से किसी कमरे में भी रह सकते हैं। सराय का मालिक बात सुनाकर खामोश हो गया। मैं फितरी तौर पर एक बहादुर इंसान हूँ और इस तरह की बातों यानी एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। उसकी बात सुनकर गोया मेरी दिली आरजू पूरी हो गई। मोहतरम, मैं इसी कमरे में ठहरना चाहता हूँ। मैंने जैसे हतमी अंदाज में कहा तो मेरी बात सुनकर जैसे सराय के मालिक को करंट सा लगा। मगर जनाब, ये आप क्या कह रहे हैं? हम वो कमरा नहीं खोल सकते, किसी सूरत आपको नहीं दे सकते। मालिक ने जैसा फैसला कुन अंदाज में कहा तो मैंने जेब से बहुत सारे नोट निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, उम्मीद है कि एक रात के रुकने के लिए ये रकम काफ़ी होगी। इतनी सारी रकम देखकर सराय के मालिक की बाछें खिल उठीं। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई मुसाफिर सिर्फ एक रात उस कमरे में रहने के लिए इतनी बड़ी रकम अदा करेगा। मैं अपने फितरी तजस्सुस से मजबूर था। सराय का मालिक मुंह बनाकर कहने लगा, हुजूर सोच लें, ऐसा ना हो कि फिर आप परेशान हों। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आपको इस कमरे में कोई नुकसान पहुंचा तो इसमें हमारा कसूर नहीं होगा। सराय के मालिक की बात सुनकर मैंने कहा, आप बेफिक्र रहें, बस कमरा खुलवा दीजिए। हो सकता है मैं आज और कल की रात भी यहाँ पर रहूं। मैंने आगे सफ़र बहुत लंबा करना है, थकावट से चूर हूँ। मैंने कहा तो मालिक खुशी से सर हिलाकर नौकर को आवाज़ें देने लगा। मोहम्मद खान इतने में एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ चला आया। जी हुजूर, साहब के लिए रानी वाला कमरा खोल दो। मोहम्मद खान नौकर मेरी तरफ हैरत से देखने लगा, जैसे बात सुनकर उसे शौक लगा हो। मैं जल्दी से बोला, मोहम्मद खान जल्दी करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मेरे पास एक छोटा सा बैग था। मोहम्मद खान मेरा बैग उठाकर आगे आगे चलने लगा। मैंने जानबूझकर एक रात मजीद और रुकने का कह दिया। मैं जानना चाहता था कि कमरे का राज क्या है, लोग क्यों वहाँ से निकल दौड़ते हैं। राहदारी का मोड़ मुड़ते ही सामने कमरा था। मोहम्मद खान ने डरते डरते पुराना सा जंग आलूद ताला खोला और मेरा बैग मेरे हाथ में पकड़ाते हुए बोला, जनाब अब आप अंदर जा सकते हैं। किसी किस्म की हाजत के लिए गुसल खाना बाहर मौजूद है। यहाँ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको बाहर जहमत करनी पड़ेगी। मोहम्मद खान इतना कहकर मुझे वहीं छोड़कर जैसे भाग गया। मैं मुस्कुराकर बैग पकड़कर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में पुराने तर्ज के फानूस लगे हुए थे। कमरा इंतहाई शानदार था। खूबसूरत मसहरी रेशमी बिस्तर, कमरे में एक अजीब किस्म की खुशबू फैली हुई थी। कमरे की खूबसूरती देखकर मैं दिल ही दिल में रश करने लगा, जैसे कमरा काफ़ी अरसे से बंद रहा हो। एक खिड़की जो पीछे बाग की तरफ खुलती थी, जिस पर लोहे की मोटी मोटी सुलाखें लगी थीं और लकड़ी के छोटे छोटे दरवाजे नुमा खिड़कियां थीं। थकावट की वजह से मेरा सारा जिस्म दुख रहा था।
میں نے دروازہ بند کیا اور بیگ رکھ کر جوتوں سمیت بستر پر دراز ہو گیا۔ رات تقریباً ہو چکی تھی اور مجھے کھانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ کھانا میں دوپہر میں بہت دیر سے ایک جگہ کھا چکا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے ہلکی ہلکی نیند آنا شروع ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادی میں چلا گیا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے شاید 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے زور سے میری ٹانگیں جوتوں سمیت پکڑ کر کھینچی ہوں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے لیے یہ ایک ناگہانی جھٹکا تھا۔ خوف کی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی۔ فانوس کی مدھم روشنی میں مجھے کسی کا سراپا محسوس ہوا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا مگر کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ نیند میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہو۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی، مگر مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میری ٹانگیں کھینچی تھیں۔ رات کی سردی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ روشن دان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی اندر آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے کمرے میں سردی کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ شاید میرا وہم ہو کہ میری ٹانگیں کسی نے کھینچی ہوں۔ میں نے جوتے اتارے اور گرم لحاف اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ دل میں ابھی تک خوف تھا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے جس نے میری ٹانگیں کھینچی تھیں، مگر میں نے اپنے حواس بحال رکھے اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی پیر گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں کسی کا وجود نہیں تھا، تو پھر یہ آواز کیسی تھی؟ مجھے لحاف کے اندر بھی جیسے پسینہ آ گیا۔ ساری بہادری اس وقت ہوا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عجیب مصیبت ہے، آخر ہے کون جو مجھے پریشان کر رہا ہے؟ میرے اندر سے کہیں آواز آئی، جمال تم نے یہ مصیبت خود مول لی ہے۔ کیا ضرورت تھی اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی؟ کسی اور کمرے میں رات گزار لیتے۔ مالک نے منع بھی کیا تھا، مگر نہیں، اب مجھے سرائے کے مالک کے سامنے شرمسار نہیں ہونا تھا۔ کچھ بھی ہو میں رات اسی کمرے میں گزاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کمرے میں ایسا کچھ نہیں، صرف کمرے کے پیسے زیادہ اینٹنے کے لیے لوگوں کو اس کمرے میں ایسی باتیں گھڑ کر سنائی جاتی ہیں کہ ان کا تجسس ابھر کر سامنے آئے اور اس کمرے میں ٹھہرنے کے لیے منہ مانگے دام دیں۔ انہی سوچوں میں گم مجھے نہ جانے کس وقت نیند آ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ نیند میں ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی ہو۔ میں سوتے میں ہی غور کرنے لگا کہ یہ عورت کون ہے۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے زور سے جھنجھوڑ کر اٹھایا ہو۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا، جیسے اچانک کوئی خواب دیکھتا ہوا آدمی اٹھ بیٹھتا ہے یا خواب میں ڈر جاتا ہے۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، کمرہ بالکل پرسکون اور خاموش تھا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہے، میں سوچنے لگا۔ آخر مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے؟ میں نے اگلے ہی لمحے ایک بات سوچی۔ میں آنکھیں موند کر لیٹ گیا، مگر میں جاگ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون مجھے ستا رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر کچھ نہیں ہوا۔ میری نیند تو پہلے ہی اڑ چکی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی کے دروازے لکڑی کے تھے، کھلے تھے اور سلاخوں کے پیچھے سے اندھیرے میں پیچھے والا باغ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں ٹھنڈی ہوا محسوس کرتا رہا۔ سردی تھی مگر اندر کا ماحول بھی کچھ آئیڈیل نہیں تھا۔ جب سرد ہوا کے تھپیڑے چہرے پر پڑے تو میں نے کھڑکی بند کی اور واپس مڑا، مگر بستر پر نظر پڑتے ہی میرا دماغ گھوم گیا۔ سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ بستر پر سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میرا خون جیسے رگوں میں جمنے لگا۔ وہ کون تھی؟ میں ایک دم خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے تمام ہمت جمع کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ میری حالت ایسے تھی جیسے میں آنکھیں جھپکانا بھول چکا ہوں۔ میرا خون جیسے رگوں میں جمنے لگا۔ وہ کون تھی؟ کون ہو تم؟ میں نے تمام ہمت جمع کر کے اس سے پوچھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے جیسے میں آنکھیں جھپکانا بھول گیا۔ بستر خالی تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں پریشان ہو گیا۔ ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار تھے۔ یہاں ابھی کوئی تھا۔ میں نے ایک لڑکی دیکھی۔ میں جیسے خود سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے سارے بستر پر ہاتھ مار کر دیکھا، خالی بستر میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ او میرے خدا، یہ کیا تھا؟
मैं खौफ से खड़ा बिस्तर को घूर घूर कर देख रहा था। मैं इधर हूँ बाबू, किसी लड़की की मुतरन्नम आवाज़ मेरे पीछे से सुनाई दी और मैंने घूम कर देखा तो मेरी रूह फना हो गई। मेरे पीछे एक खूबसूरत लड़की सफ़ेद लिबास में खड़ी अपनी चमकदार आंखों से मुझे घूर रही थी। कौन हो तुम? मैंने डरते डरते पूछा। उस वक़्त सारी बादरी जैसे उड़ गई। लड़की अजीब नज़रों से मुझे घूर रही थी। मैंने सवाल दोहराया तो वो बोली, मैं रानी हूँ। तुम कौन हो? मैंने डरते डरते फिर पूछा। मैं जमाल। लड़की के मुंह से खड़खड़ाती हुई आवाज़ निकली, तुम्हें मेरे आराम में खलल डाला है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी इन्हीं दरिंदों की तरह मार डालूंगी। मगर मेरा कसूर क्या है? मैंने हकलाते हुए कहा। तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने मेरे आराम की जगह पर आकर कब्जा किया है। मैंने खौफ से कहा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तो इस सराय में एक रात ठहरने आया हूँ। नहीं, ये जगह मेरे आराम की है। मैं यहाँ कई सालों से आराम कर रही थी और कोई मुझे यहाँ से बेदखल नहीं कर सकता, ना ही मेरे आराम में रुकावट डाल सकता है। लड़की ऐसे बोली जैसे कोई रोबोट बोल रहा हो। मगर तुम हो कौन? मैंने हिम्मत जमा करके कहा। यह भी पता चल जाएगा जब मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ फर्श के नीचे दबाऊंगी। नहीं, खुदा के लिए मुझे कुछ मत कहो। मैं ना ही तुम्हारी जगह पर कब्जा करने आया हूँ और ना ही तुम्हारे आराम में खलल डालने आया हूँ। मैं तो सिर्फ एक अच्छा कमरा चाहता था, 2 रातों के लिए, जहाँ मैं वक़्त गुजार सकूँ, सो सकूँ। लड़की मेरी बात सुनकर कड़कदार आवाज़ में बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम किस नीयत से आए हो? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी नीयत साफ है। मैं तुम्हारे मुतल्लिक जानना ज़रूर चाहता था, मगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाने की नीयत से नहीं आया। मेरी बात सुनकर एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गई। शायद उसे मेरी नीयत पर यकीन आ चुका था। मैं उसे कोई नुकसान कैसे पहुँचा सकता था? मैं तो सिर्फ 1-2 रातों की गर्ज से आया था। मेरे दिल में नीयत यही थी कि मैं मालिक के सामने साबित करूँगा कि इस कमरे में कुछ नहीं। लड़की कहने लगी, तुम्हें मेरा राज जानने की ख्वाहिश क्यों हुई? ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर मैं सराय के मालिक पर इतना साबित करना चाहता था कि इस कमरे में ऐसा कुछ नहीं। मेरी बात पर वो कहकहा लगाकर बोली, तो फिर तुम किस नतीजे पर पहुँचे? सराय का मालिक सच्चा था या तुम? मैं उसकी बात सुनकर बोला, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर कमरे से जिंदा जाने दूंगी कि मेरी कहानी सुनने के बाद तुम मेरा एक काम करोगे। उसकी पेशकश पर मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। खुदा जाने मुझसे वो कौन सा काम लेने को कहेगी। मगर काम क्या है? मैंने पूछा तो वो बोली, नहीं, ऐसे नहीं, तुम सिर्फ हाँ करो, मैं तुम्हें अपनी कहानी, अपना राज बताऊंगी और फिर इसके बाद तुम मेरा काम करोगे। मुझे अपनी जान बचाना मकसूद था। मैं फंस चुका था, इसलिए मैंने उसकी शर्त मान ली। अगर नहीं मानता तो तब भी वो मुझे कमरे से नहीं निकलने देती। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे किसी ने अनदेखी जंजीरों से बांध दिया हो। वो लड़की बोली, तुम अच्छे और नेक इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना राज ज़रूर बताऊंगी, मगर राज जानने के बाद तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। वो बोली, बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। फिर उस लड़की ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जारी है कहानी पुरस्रार कमरे का राज। बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।